सो हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने स्टार्ट किया जो है ऑस्ट्रेलियन जनरल स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से, उसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके अलावा उसकी बाकी डिटेल्स, उसकी मैंने पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, एलिजिबिलिटी के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स के हवाले से भी वीडियोस बनाई, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। वो सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर मैं ऑस्ट्रेलियन जनरल स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से वीडियोस वक्तन फ़वक्तन डालता रहूँगा और आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो होगी हमारी हाउ टू लॉन्च एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और उसके लिए सबसे पहले मैं ये imi.homeaffairs.gov.au के एक पेज पे मौजूद हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अंदर ये आप पेज के बॉटम पे आएंगे तो एक ऑप्शन है स्टार्ट एन EOI, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो है सबमिट एंड EOI का ऑप्शन है एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है ये skillselect.gov.au पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब इसका सबसे पहला पेज है टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहला पेज आता है कि आपका फैमिली नेम क्या है। मेरे केस में अल्ताफ़, और गिवन नेम्स आप अपना पुट अप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका सेक्स, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ पासपोर्ट विच इन माय केस इज़ पाकिस्तान। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ पासपोर्ट, पहली थी कंट्री ऑफ बर्थ, अब है कंट्री ऑफ पासपोर्ट, वो भी पाकिस्तान है मेरे केस में। इज़ द क्लाइंट अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री ऑफ पासपोर्ट? येस। इज़ द क्लाइंट अ सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री? नो। डज़ द क्लाइंट हैव अदर करंट पासपोर्ट्स? नो। तो ये मेरे केस में नो है, आपके केस में येस भी हो सकता है। अगर आप येस के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपको ज़ाहिर है उसके हवाले से जो है डिटेल्स फराहम करनी होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जॉब हमारा क्वेश्चन यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस विच इन माय केस इज़ पाकिस्तान। और डज़ द क्लाइंट हैव अ पार्टनर? आई एम नॉट मैरिड येट, सो आई डू नॉट हैव अ पार्टनर राइट नाउ, सो आई विल क्लिक ऑन नो। And it will ask me for my relationship status, which is never married in my case, so I will click next. So it will ask me to review the information that I have provided, so I will click yes, because I know that I have provided the correct information, so I will click yes and then I will click next. तो उसके बाद जो है आपने पासवर्ड क्रिएट करना है अपनी EOI के लिए। अभी आपका EOI जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है और फिर ये आपके पर्सनल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हर बंदे के हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पुटअप कर सकते हैं। सो इस स्क्रीन के बाद जब मैं नेक्स्ट के बटन के पे क्लिक करूँगा तो जो है ये मेरी EOI जो है क्रिएट हो गई है। कंफर्म अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये मेरा EOI नंबर है जिसे मैं नोट डाउन कर लूँगा क्योंकि ये मुझे लॉगिन करने में काम आएगा। तो यहाँ पे जब आप इस पेज पे पहुँच जाएं तो इस EOI को कॉपी कर लीजिएगा ताकि आप जो है लॉगिन के टाइम पे इसको यूज़ कर सकें। सो आई विल क्लिक नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ID जो है इसको लाजमी आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद जो है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज वेयर यू विल सिलेक्ट आई एक्सेप्ट इन द इम्पॉर्टेंट नोटिस in the important notice tab. After that you will put in the EOI that I just showed you, and you will put in the password. So after putting in the password you will be redirected to another page. So दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिस टाइम जो है आपने पर वीज़ा पर स्टेट एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना है। आई एम रिकमेंडिंग यू एंड आई एम एडवाइजिंग यू ऑन दिस बेस्ड ऑन माई पर्सनल experience and the experience of other people that I have been in contact with, that you should select one visa, one state per EOI. That will be much more beneficial for you.
So according to my personal experience, selecting one visa per state per EOI is beneficial as compared to selecting multiple visas in one EOI. So I will select only one visa in this EOI, which will be 190 skill nominated visa. I will click next. So on the next page, it is asking me, are there any family members the client would like to add in a future application? No. I will save this page of the application, and after that I will click next. So as I have told you that it is beneficial for you to select one visa and one state per UI. So I will select only one state. So in this case I will select New South Wales and I will add it, and I will not add any other state in this dialog box. So after that it is asking me, would the client be prepared to live outside an Australian capital city? I will say yes, and I will save the application and I will click next. अब वो जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेज ओपन हो गया है. हैज़ द क्लाइंट अंडरटेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विद इन द लास्ट month? Yes, I have taken. So name of test, in my case it is PTE. आपके केस में ये IELTS भी हो सकता है. उसके बाद आपने अपने टेस्ट के जो है रिज़ल्ट पे जाना है. अच्छा, अब डेट ऑफ टेस्ट वो मेरे से मांग रहा है, तो मैं अपने रिज़ल्ट को ओपन करूँगा और डेट ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट डेट आ गई मेरी 17 जुलाई 2023. एंड टेस्ट रेफरेंस नंबर जो है आपका होता है, ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है. आई विल कॉपी दिस वन एंड आई विल पेस्ट इट देयर. सो उसके बाद अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरा लिसनिंग स्कोर क्या था. तो मेरा लिसनिंग स्कोर जो है वो था 79. और उसके बाद वो पूछता है मेरे से मेरा रीडिंग स्कोर क्या था. रीडिंग स्कोर वाज 90. फिर अब जो है राइटिंग स्कोर इन माय केस वाज 80. और उसके बाद जो है स्पीकिंग स्कोर 88. तो ये मेरी जो है मेरा स्कोर था और जो मैंने इधर लिखा, और उसने ख़ुद ही जो है उसको मार्क कर दिया है एज सुपीरियर इंग्लिश. और फिर उसके बाद जो है आपने इसके अंदर पॉइंट्स की कोई डिटेल्स नहीं डालनी, आपने सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी को जो है यकीनी बनाना है. और उसके बाद जो है आप इधर जो है ये पॉइंट्स ख़ुद ही जो है आपके उठा ले. सो नेक्स्ट आ जाता है, हैज़ द क्लाइंट कंप्लीटेड और इज़ करंटली इनरोल्ड इन एनी स्टडीज़ एट सेकेंडरी लेवल एंड अबव? यस. और क्योंकि मेरी एजुकेशन है बैचलर्स की, तो मैं येस पे क्लिक करूँगा. और क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री इन साइंस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो मैंने ये सिलेक्ट किया. फिर BA सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट नेम मेरी यूनिवर्सिटी का नाम. उसके बाद कंट्री ऑफ एजुकेशन मेरे केस में पाकिस्तान है, किस डेट से किस डेट तक आपने किया और आपने कंफर्म कर देना. फिर उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स. इसके अंदर इन्होंने पूछा है, डज़ द क्लाइंट मीट द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट फॉर द स्किल्ड माइग्रेशन पॉइंट्स टेस्ट? सो आपने ज़ाहिर है मेरे केस में मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी नहीं किया, सो आई विल क्लिक नो. क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज मैंने आपको जो है इससे बैरी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में भी बताया था कि नाटी एक एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हैं अपनी क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज के पॉइंट्स को एक्वायर करने के लिए. तो मैंने जो है वो एग्ज़ाम नहीं दिया. सो आई विल क्लिक नो एंड आई विल क्लिक सेव एंड देन आई विल क्लिक नेक्स्ट. तो अब जो है इसके अंदर वो मेरे से स्किल असेसमेंट की डिटेल्स मेरे से पूछेगा. स्किल असेसमेंट में सबसे पहले मैंने अपना नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिखना है. मेरे केस में सिविल इंजीनियर है, सो आई विल क्लिक ऑन सिविल इंजीनियर. तो आपने ये कोड भी नोट डाउन करना है कि ये आपका स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो आपका ऑक्यूपेशन था वही कोड हो. और उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. डज़ द क्लाइंट हैव अ सुइटेबल स्किल असेसमेंट फ्रॉम द रेलिवेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी? येस, आई डू हैव अ सुइटेबल स्किल असेसिंग असेसमेंट. नेम ऑफ असेसिंग अथॉरिटी इन माई केस इट वाज इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, सो इट इज़ रिटन हेयर द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मरली इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया. सो डेट ऑफ स्किल असेसमेंट जो है इसके अंदर मैं अपनी स्किल असेसमेंट का पेज खोल लूँगा. ये मेरा आउटकम लेटर है, इसके अंदर जो है डेट लिखी हुई है 4 सितंबर 2023.
तो ये मैं यहाँ लिख दूँगा 4/9/2023 रेफरेंस नंबर। अब जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के केस में ये रेफरेंस नंबर होता है आपकी जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आईडी, ये जो टॉप पे है यही पुट इन करूँगा यहाँ पे, और फिर जो है इस पेज को सेव कर दूँगा। आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट। तो अब वो मेरे से एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड मांग रहा है। सो इसके अंदर जो है मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो है डिटेल्स लिखनी है। आई वॉज एन असिस्टेंट इंजीनियर, सो आई विल पुट इन दैट माई एम्प्लॉयर नेम वॉज दिस एंड व्हाट वाज माई कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट वॉज Pakistan. Is this employment related to the nominated occupation? Yes, it is relevant to the nominated occupation because it is relevant to my एजुकेशन। सो इसकी स्टार्ट डेट और इसकी जो है एंड डेट ये करने के बाद मैंने कंफर्म करना है, और उसके बाद जो है ये जो है इसने यहाँ पे मेरी एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर दिया है। इसके बाद अगला जो है हमारा आता है प्रोफेशनल ईयर का। हैज़ द क्लाइंट कंप्लीटेड अ गेजेटेड प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट 48 मंथ्स। मेरे केस में मैंने नहीं किया, सो आई विल क्लिक नो। आई विल सेव दिस पेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिटेल्स आपने दी हैं आप कंफर्म करते हैं that it is correct. So I know it is correct, so I will click yes. Education history, the client's highest claim qualification is bachelor degree. Is the above education history information correct? I will click yes. And this is my employment record, and I will click yes because I know that it is correct. After that there are certain declarations that you have to do, so you can read them if you like, लेकिन मेरे केस में मैंने पढ़ ली हैं, तो I will click on yes for all of them and then I will click next. सो अगले पेज पे वो ये एक रिव्यू पेज है जिसमें मेरी एप्लीकेशन की जो है तमाम जो वो डिटेल्स है वो मुझे दिखा रहा है, तो ताकि मैं उसे एक दफ़ा जो है रिव्यू कर सकूं, और उसको रिव्यू आप लाजमी कीजिए। गलती वगैरह हो जाती है तो इस वजह से इस को रिव्यू करना चाहिए। सो आई हैव रिव्यूड इट एंड आई विल क्लिक yes now, and after that I will click next, and then it is saying that your the EOI for this subclass is able to be completed and the client's claim equals 85 points. तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपने अपनी जगह पे भी पॉइंट्स कैलकुलेट किए होंगे कि कहीं आपने कोई चीज़ ज़्यादा या कम तो नहीं डाल दी जिसकी वजह से आपके पॉइंट्स के अंदर कुछ जो है चेंजेस आ रही हैं। तो वो कंफर्म करने के बाद यू कैन सेव इट एंड यू कैन सबमिट द EOI, एंड आफ्टर दैट इट विल बी सबमिटेड। now I will click next. So after clicking next यहाँ पे जो है अब मेरी EOI सबमिट हो गई हुई है, और इसके बाद अगर मैंने कुछ डिटेल्स अगर इसके अंदर एडिट करनी है, देन आई कैन क्लिक ऑन अपडेट EOI फ्रॉम वेयर आई विल बी एबल टू एडिट द डिटेल्स। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गेट मैरिड देन आई कैन चेंज माय नेवर मैरिड स्टेटस टू मैरिड, एंड देन आई विल गो ऑन विद दोज डिटेल्स। तो इसके अलावा अगर आपकी PTE के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल आपका पहले स्कोर अच्छा नहीं आया और बाद में आपने जो है अच्छा स्कोर किया, तो EOI को जो है आप लॉग इन करके जो है वो उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेस्ट एक्सपायर हो गया है, फिर आप नया टेस्ट देने के बाद भी जो है अपनी डिटेल्स को लाजमी इसके अंदर जो है अपडेट कीजिएगा। कुछ स्टेट्स के लिए ऐसे होता है कि वो कोई डेट दे देती हैं कि हम इससे पहले की EOI एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस केस में उस स्टेट के लिए आपको एक नई EOI लॉन्च करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा कुछ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस 4 सितंबर को जब मेरा स्किल असेसमेंट का आउटकम आया, तो उसके बाद जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यूज़ जारी की कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 5 सितंबर से पहले की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसके आपको 5 सितंबर और उससे ऑनवर्ड्स जो EOIs हैं उनको कंसिडर करेगी। तो आपको उस केस में जो है अगर आपने उससे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक EOI जो है सबमिट करवाई हुई है, उसको विड्रॉ करके आप एक नई EOI डालेंगे। अदरवाइज़ आपकी जो है EOI जितनी अर्ली लॉन्च हुई होगी, इट इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज यू विल बी गिवन प्रायोरिटी टू अ पर्सन हु विल सबमिट
and EOI at a later stage if you both are do have equal points. तो ये एक चीज़ थी। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा एक चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स की। उसके ऊपर भी मैं डिटेल से जो है आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है लॉन्च करके आपको दिखाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।